और मधुरा आपसे पूछूंगा कि डेटा होना और डेटा को एक्यूरेट डेटा होना, ये दोनों में काफ़ी अंतर होता है कि डेटा जो आप कैप्चर कर रही हैं वो काफ़ी एक्यूरेट हो, जो ग्राउंड पे वो बिल्कुल रहे। भारत जैसे देश में जहां अभी बहुत बड़ा हिस्सा है जो डिजिटाइज नहीं है डेटा, जैसे हेल्थ सेक्टर का डेटा है, वो बहुत हद तक अभी भी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में डिजिटाइज नहीं है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, चूंकि जब हम कह रहे होते हैं कि विकसित भारत, डेवलप इंडिया की तरफ एआई का इस्तेमाल करेंगे, तो हेल्थ उसका एक बड़ा सेक्टर होने वाला है। राइट, हेल्थ सेक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जैसे आपने बोला कि एक्यूरेसी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम डेटा साइंस में एक कोट है जो हम हमेशा यूज करते हैं कि जो भी एआई मॉडल बनाते हैं, योर एआई मॉडल इज एज गुड एज योर ट्रेनिंग डेटा। जो भी ट्रेनिंग डेटा हम वो मॉडल को देते हैं, एआई एक सिस्टम है। एट द एंड ऑफ द टनल एआई, लेट्स से, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। जो उसको हम डेटा देते हैं उतना ही वो समझ पाते हैं। ह्यूमन नहीं है कि उनको सब सब समझ में आए। जितना डेटा ट्रेन करने के लिए यूज किया है उतना ही वो समझ पाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि वो एक्यूरेसी होना, और हेल्थ केयर में सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज बाकी कोई भी इसमें एआई का जो भी आउटपुट है वो इतना अफेक्ट नहीं करता। बट जब हेल्थ केयर की बात आती है, जब हम वो यूज करते हैं टू मेक डिसीजन फॉर, लेट्स से, टू डिटेक्ट वेदर somebody हैज पर्टिकुलर डिजीज, लेट्स से कैंसर है कि नहीं, जैसे कि ये हेल्थ केयर टॉपिक के लिए जब हम एआई यूज करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और वहां पे एक्यूरेसी ऑफ द इनपुट डेटा और एक्यूरेसी जो एआई का आउटपुट है उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हेल्थ केयर में जब हम काम करने लगते हैं यूजिंग एआई मॉडल, तो बहुत सारे गार्ड रेल्स और बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने रिस्पॉन्सिबल होते एंड हैं। प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो हाँ बिल्कुल रवि, उसका हाँ पूरा बिल्कुल आपने सही कहा रवि। जो अभी हम लोग डेटा की बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। ये कितना बड़ा चैलेंज रहने वाला आने वाले दिनों में? ये चैलेंज तो बना रहा है। पहले भी हमने जब डेटा कलेक्ट हुआ है तो हमने रियलाइज किया कि जो वेस्टर्न मॉडल्स ने इंडिया के ऊपर डेटा कलेक्ट किया, हमारी लोकल भाषाओं में जो डेटा कलेक्ट किया, हमारे जो कंटेक्स्ट है उसका लॉस हुआ है। और इंटरप्रिटेशन, ट्रांसलेशन में लॉसेस हुए हैं। तभी हमारा एम्फोसिस आया है हम अपना खुद का एलएलएम बनाए। सर्वम एआई इज अ केस इन पॉइंट, डीप जेन दूसरा है। तो भारत इसी पे वर्क कर रहा है क्योंकि डेटा इनएक्यूरेसीज रियल में है। और डेटा सिर्फ यही नहीं है कि डेटा को एक्यूरेट रखना है, डेटा का लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कैसे हो वो भी बहुत बड़ा एक इशू है। उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सतर्क रही है, ओवर रेगुलेट नहीं किया है क्योंकि इनोवेशन स्टफल नहीं करना चाहती है। पर गवर्नमेंट ये भी क्लियरली आर्टिकुलेट कर रही है कि अंडर रेगुलेट भी नहीं करेंगे ताकि लोगों का ट्रस्ट ना टूटे इन सिस्टम्स में से। तो डेटा के साथ ये है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, ट्रेजर इन ट्रेजर आउट। आपने अच्छा डेटा दिया तो अच्छा आउटपुट निकलेगा। उसके लिए बहुत और ये जो डेटा सेंटर की भी बात कही थी अल्केश जी ने, डेटा सेंटर का एक कारण हम डेटा सेंटर पे इतना एम्फोसिस दे रहे हैं इंडिया में कि डेटा सेंटर यहाँ बने, सिर्फ इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं, हमारे पास दुनिया का, विश्व का डेटा यहाँ होस्ट हो। वो इसलिए भी है कि हम जानते हैं कि गार्ड रेल्स हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे और इस डेटा का एक्सेस करेंगे। यूएस गवर्नमेंट का एक क्लाउड एक्ट है जो उसको अलाउ करता है कि वो जब चाहे कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर, अमेजॉन हो, अज्योर हो जो माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल क्लाउड हो, उसका डेटा जब भी देखना चाहती है वो देख सकती है, जिसमें कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने के इंसान का डेटा वो देख सकती है। वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट के पास जब ये डेटा आ जाएगा तो वो उस डेटा को देख समझ सकेगी, मैनेज कर सकेगी। ये गवर्नमेंट की मंशा नहीं है कि उसको माइक्रो मैनेज करना है, पर ये हमारे पास अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगा है। इसमें रवि, इसमें जो डीपीडीपी जो नए कानून आए हैं सरकार की तरफ से, डेटा प्रोटेक्शन, जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, कानून है, वो हर चीज किसी को मैंडेटरी किया जा रहा है, ये इसमें बाधक नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट ने इसमें भी बहुत ही सैंडबॉक्स अप्रोच यूज किया है। उन्होंने अभी तक आपने देखा डीपीटीपी को टाइम लगा, बहुत कंसेंसस से, बहुत डिस्कशन के, कंसल्टेशंस के बाद डीपीटीपी लाए हैं। डीपीटीपी में वो प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, कंसेंट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पर्पस को क्लियरली डिफाइन करने की बात कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जो एंड यूजर है उसको समझ में आए कि उसका डेटा कैसे यूज होने वाला है, कौन संभालने वाला है ना। तो पूरी लाइफ साइकिल के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हैं। अब ये ओनरशिप ऑफ गवर्नेंस
ऑफ डेटा इज राइट नाउ विद गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हैं, पर इंडिविजुअल कॉर्पोरेशंस के ऊपर ओनरशिप डाली है कि वो गुड फेथ में इसे इम्प्लीमेंट करें और इसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करें. ऑफ कोर्स देयर आर पेनल्टीज, पर गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि वी आर लुकिंग फॉर गुड फेथ, गुड इंटेंशन, इम्प्लीमेंटेशन. तो ये बड़ा बड़ा यूनिक जैसे यूरोप में बहुत ओवर रेगुलेट कर रहे हैं, वो एकदम सटीक तरीके से बता रहे कि ये नहीं किया तो ये पेनल्टी, ये नहीं किया तो ये पेनल्टी. इधर इंडिया में गवर्नमेंट ने कहा हम थोड़ा लचीला रहेंगे, हम अपने सिटीजन्स को प्राइमेसी देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हम इनोवेशन स्टिफल नहीं करेंगे पूरे इकोसिस्टम का. बहुत बड़ी बात है. ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए. हेमंत, इसमें कुछ ऐड करेंगे आप? ये बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है. तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल एआई इसलिए कहा जाता है, राइट, कि डेटा हमारे पास बहुत ही कम था पहले, अगर थोड़े सालों के पहले अपने देखे तो. पर डिजिटली इंडिया बहुत ही ग्रोथ कर रहा है, और आज की तारीख में अगर हम डेटा देखें तो हमारे पास बहुत सारा डेटा है, राइट. जैसे कि बहुत सारी अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री थी, उसका बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड डेटा अभी हमारे पास है. बट डेटा के ऊपर अगर डिसीजन लेना है तो दैट्स नॉट द ओनली थिंग. तो मेन ये होता है कंपनीज में या डिफरेंट सेक्टर में कि अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस इज आल्सो वन थिंग, राइट. जब आपके पास इम्परफेक्ट डेटा है तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन द डेटा ओनली, राइट. बट हाउ डू यू एक्चुअली प्रोसीड फर्दर टू बाय टेकिंग अ राइट डिसीजन और विद द मिनिमम रिस्क. तो वहां पर एआई टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रह सकती है. जैसे कि हम देख ले कि ई कॉमर्स है, या तो हेल्थ केयर फील्ड है, या फाइनेंस है. अगर तो ये सब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जहां पर बहुत सारे डेटाज अवेलेबल है जो कि एक्यूरेटली आप रिसर्च कर सकते हो, बेस्ड ऑन दी बैक डेटा जो भी रिसर्च हुआ है ईच फील्ड में, या तो क्या उसका फ्यूचर हो सकता है. तो बहुत सारे रिसर्च अवेलेबल है. जैसे पर बहुत सारी इंडस्ट्री है जिसमें कि ऑर्गेनाइज्ड डेटा अवेलेबल नहीं है, तो उसमें आगे कैसे बढ़ा जाए. तो कंपनीज को गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी की बहुत ही मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि वो देखना चाहिए कि हर एक चीज गवर्नेंस कैसे की जाए हर एक इंडस्ट्री में, और टेक डिसीजन विद द मिनिमल रिस्क. और उससे एक्सपेरिमेंट से वी हैव टू लर्न what AI will give the output based on the data which is available on the internet around the world, right? Which cannot be perfect, which can be perfect as well. So I would say take a decision majorly and then proceed further. दरअसल हेमंत, एक सवाल आपसे पूछूं मैं, वो थोड़ा सा पर्सनल सवाल ये हुआ कि जब से एआई आया है आप इस्तेमाल करते हैं कि नहीं एआई को पहले, और कितना इजी कर दिया आपके टास्क को ये? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. हाँ, तो एआई जब से आया है तो मैं मानूंगा कि जब से ये बूम हुआ था, जबकि पहली बार चैट जीपीटी पब्लिक के लिए ओपन हुआ था, तब से मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, और डे टू डे टास्क के लिए आज भी मैं यूज कर रहा हूँ. तो मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट वर्ल्ड में काम करता हूँ, जहाँ की हमको नए आइडियाज देखने पड़ते हैं, और हमको लीडरशिप को प्रेजेंट करना पड़ता है कि हम क्या नए आइडियाज लाए जिससे कि बिजनेस को प्रॉफिट हो सकता है, जिससे आरओआई बढ़ सकता है, जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट बढ़ सकता है. तो आज की तारीख में बहुत सारे एआई टूल्स अवेलेबल है, और मतलब हर वीक अगर हम देखें तो एआई इवॉल्व होता जा रहा है. जैसे कि मैंने जो भी टूल लास्ट वीक अगर यूज किए हुए हैं तो वो कंप्लीटली आउटडेटेड हो जा रहे हैं, क्योंकि नए टूल, नए टेक्नोलॉजीज, नए वर्जन आ रहे हैं. मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक पूछूं, आप कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हैं या तैयार करना चाहते थे तो पहले कितना टाइम लगता था, एआई के बाद कितना टाइम लगता है इस दोनों में? एब्सोल्युटली. अगर मैं स्पेसिफिक एग्जांपल दूं तो मैं डे टू डे टास्क के लिए गूगल एआई स्टूडियो यूज करता हूं, या तो फिर लवेबल यूज करता हूं थोड़े प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए. इमर्जेंट इज वेरी वेरी इफेक्टिव आई वुड से, तो वो हम यूज करते हैं. तो पहले क्या होता था कि कोई भी आइडिया है, फीचर्स है, हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्री से, और हमको प्रोटोटाइप बनाना है तो हमको डिजाइनर की हेल्प चाहिए, डेवलपर्स की हेल्प चाहिए. तो इट टेक्स लाइक वीक्स एंड मंथ्स. तो आज की डेट में मैं बोलूंगा कि इट इज ऑन योर फिंगर टिप. सो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना पड़ेगा कि अगर आप राइट प्रॉम्प्ट दे रहे हो इस एआई टूल को तो आपको आउटपुट भी उतना ही अच्छा मिल रहा है. तो मैं बोलूंगा कि हाँ, पहले की कंपेयर में बहुत ही कम टाइम लग रहा है. पहले मतलब 1 महीना 2 महीना प्रोटोटाइप बनाने के लिए लग जाता था, अभी 3, 4, 5 दिन में लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर एप्लीकेशन ऑब्वियसली. बट 1 से 2 महीना में मतलब
हाँ, एक दो महीना घट करके 4-5 दिन में बच गए, आ गया है। अनुराग दुआ साहब, आप लोगों को तो बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत डेटा माइनिंग करनी होती है, तब जाके कोई रिपोर्ट आप लोग तैयार करते हैं दुआ साहब, तो आप भी इस्तेमाल करते होंगे एआई? नहीं बिल्कुल। जैसा कि अभी हेमंत जी भी बोल रहे थे, डेटा रिसर्च, डेटा माइनिंग के लिए इनफैक्ट आप देखिए, कंसल्टिंग तो एक ऐसी इंडस्ट्री, आपने सही कहा एकदम, जिसमें बहुत ज्यादा डेटा रिसर्च, डेटा माइनिंग की आवश्यकता पड़ती है। सो इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तो हमने तो जैसे एक अपना पूरा एक प्लेटफॉर्म बना लिया है ईवाई में, और क्योंकि हमारे पास, क्योंकि हम इंडस्ट्री हमारी ऐसी है, एडवाइजरी टाइप की इंडस्ट्री है, तो किस प्रकार से हम गार्ड रेल्स रखें उसके अंदर में, वो बहुत आवश्यक होता है। उन गार्ड रेल्स को रखते हुए किस तरीके से हम रिसर्च कर पाए, माइनिंग कर पाए, और फिर उसको देखिए, कॉन्टेक्स्ट देना अभी भी बहुत ह्यूमन सेंट्रिसिटी है, जबकि हम बात करते हैं अब एआई कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन चीजें भी कर रहा है, मगर वो जो कॉन्टेक्स्ट देने वाला पार्ट है वो डेफिनेटली अभी भी हम करते हैं। मगर हाँ, जैसा आपने बोला, मैं अगर शॉर्ट में उसका आंसर करूं, डेटा रिसर्च वगैरह के लिए अब बहुत ही ज्यादा आसानी हो गई है एआई आने के बाद। एक सवाल और उठ रहा है मथुरा, आपसे जवाब चाहूंगा मथुरा, कि मान लिया एआई से महीनों का काम दिन में, कुछ दिन में होने लगे, तो क्या महीने का काम 2 दिन में करके बाकी 25 दिन लोग बैठ जाते हैं कि और काम करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एआई हम अपने खुद के प्रोडक्टिविटी इंक्रीज के लिए यूज करते हैं। जैसे बाकी लोगों ने बोला कि 3 महीने का काम 2 दिन में होता है, वो मैं एकदम डेफिनेटली अग्री करती हूँ। जैसे एक लेट्स से वेबसाइट बनाना है, सिंपल टास्क, अगर आपके पास यूआई डेवलपर नहीं है तो बहुत आपको उन पे डिपेंड होना पड़ता था। अभी आप 1-2 घंटे में एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो अगर मेरा एक्सपर्टीज है डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, तो मैं सिर्फ उसका काम करती हूँ, मेरा यूआई का काम हो जाता है। तो ऐसे जो सब एप्लीकेशंस है, जो आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है, तो ऐसा नहीं कि आप पूरा 1 महीना बैठ जाते हैं। आप और अलग अलग दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ, मेरे सवाल, हाँ सॉरी, नहीं, मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि जैसे पहले आपको एक बुक पढ़ने के लिए 1 महीना लगता था। जैसे कि अभी एआई के एप्लीकेशंस है, जैसे कि नोटबुक एलएम, आप वो उस पे पूरा बुक अपलोड कर सकते हैं, और उसमें आप उसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो बुक को आपको समझना है, आपको कुछ उसका समरी पढ़ना है, तो वो 1 घंटे में आप 1 महीने का बुक पढ़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत आपको एआई टूल्स प्रोडक्टिव बनाता है। तो जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि एआई क्या आपकी जॉब रिप्लेस करेंगे, मैं कोई भी मुझे क्वेश्चन पूछता है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एआई वोंट रिप्लेस यू, बट समबडी यूजिंग एआई विल। तो अगर कोई और है इंसान जो आपसे बेहतर एआई का यूज करना जानते हैं, तो वो आपको रिप्लेस कर सकते हैं। एआई पूरा कोई जॉब को रिप्लेस नहीं कर सकते। जॉब तो को रिप्लेस नहीं that's कर, बिल्कुल। आपने दरअसल मेरे सवाल का जवाब आपने तभी दे दिया जब आपने ये कहा था कि महीने का काम अगर 2 दिन में कर लेते हो तो 28 दिन बैठते नहीं, 28 दिन और काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। क्यों रवि नावल साहब? बिल्कुल, एआई एक्चुअली ह्यूमन कैपेबिलिटी को एक्सपैंड कर रहा है। अभी शुरू में आप देख रहे हैं कि बतेरे यूज केसेस ऐसे हैं जो ग्रंट वर्क जिसे बोलते हैं ना, जो वर्क बहुत मेहनत का है लेकिन बहुत वैल्यू एड इमीडिएटली नहीं करता, उसमें एआई के टूल्स की होता है। चैट जीपीटी हो गया, नोटबुक एलएम हो गया, सब उसी के कुछ कुछ फॉर्म में एग्जांपल्स हैं। अब बहुत जल्द लेकिन एआई अपना स्वरूप बदल रहा है। तब आप सिर्फ अपना ग्रंट वर्क ही एआई से नहीं कराएंगे, आप अपना रियल वर्क जो कि आपका वैल्यू एड वर्क है, कुछ कुछ वो भी आप एआई को देंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन बीइंग फ्री हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग अब और ऊपर के काम, जैसे वैल्यू चेन में बोलते हैं ना, ज्यादा ज्यादा इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी वाले काम, जिसमें ज्यादा कॉम्पिटेंसी चाहिए, स्किल्स चाहिए ज्यादा, उसमें तो जैसे अनुराग जी ने बोला और भी पैनलिस्ट ने बोला, हमें अपस्किल करना है, अपग्रेड करना है, ताकि हम इस जो टाइम फ्री हो रहा है, जो एनर्जी फ्री हो रही है, जो रिसोर्सेज फ्री हो रहे हैं एआई के माध्यम से, वो सब हम इस नई डायरेक्शन में लगाएं, जिससे पूरा देश का जीडीपी बढ़े और हमारी ग्रोथ हो एज अ कंट्री। बिल्कुल। दरअसल मैं इसी पे आना चाह रहा था। जब आप लोगों से बातचीत कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, विकासशील देश हैं। विकसित देश काफ़ी साल पहले हमसे विकसित हो चुके हैं, अब उन तक पहुंचने में तो हमें काफ़ी समय लगेगा। अब आप लोगों की बातचीत से मुझे एक बात समझ में आ रहा है कि वो लोग जिस स्टेज पे पहुंचे हैं
50 साल में, 100 साल में एआई का इस्तेमाल करके क्या हम लोग भारत जैसे देश उस स्टेज पर 2-3 साल में, 5 साल में पहुंच सकते हैं क्या? क्योंकि एआई तो टाइम को काफी कम कर रहा है, कई सारे सेक्टर हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट, यानी डेवलप इंडिया बनने में एआई इतना कारगर होगा कि हमें उतना लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा।